we are going to achieve our second learning outcome, that is short circuit test of single phase transformer. So let's begin with our second learning outcome, short circuit test of single phase transformer. तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने एलवी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किटेड किया है और आपके जो हाई वोल्टेज साइड है उसमें अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे जो हमने हाई वोल्टेज साइड पे जो अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया है, इसका रीजन है सबसे पहले तो कि आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में करते क्यों, तो आप ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। हमने ओपन सर्किट टेस्ट में क्या किया था, ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस यानी कोर लॉस यानी मैग्नेटिक लॉस हमने डिटरमाइन किया था। यहां पे हम कॉपर लॉस डिटरमाइन करेंगे क्योंकि आपके ट्रांसफार्मर में यही दो लॉसेस होते हैं। तो यहां पे जो आप कॉपर लॉस डिटरमाइन करते हैं तो यहां पे जो करंट रेटिंग होता है वो आपका रेटेड होता है, यानी कि इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग करंट होंगे वो उसका रेटेड करंट होगा। आपका जो वोल्टेज होगा वो वेरिएबल होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपने यहाँ पे जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो भी आप जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो वो हाई वोल्टेज साइड से कर रहे हो और लो वोल्टेज साइड को आपने शॉर्ट सर्किट किया है। इसका कारण ये है कि हमने ये पहले डिस्कस किया था कि आपका चूंकि ट्रांसफार्मर का जो केवीए रेटिंग है वो कांस्टेंट होता है और केवीए रेटिंग इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो अगर आपका लो वोल्टेज साइड में जिस फैक्टर से वोल्टेज रिड्यूस करता है उसी फैक्टर से करंट आपका इंक्रीज करता है, यानी कि आपका जो लो वोल्टेज साइड है वहां पे आपका वोल्टेज लेवल कम है बट करंट लेवल ज्यादा है। सिमिलरली हाई वोल्टेज साइड में क्या होता है कि आपका चूंकि हाई वोल्टेज जो वाइंडिंग है उसमें वोल्टेज लेवल आपका हाई होता है तो करंट लेवल आपका कम होता है। तो उस कंडीशन में जो भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे हाई वोल्टेज साइड पे वो लो करंट रेटिंग का आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा जो कि चीपर होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आप लो करंट रेटिंग पे काम करोगे तो जो भी आपका ऑपरेटर जो इस टेस्ट को कंडक्ट कर रहा होगा उसके लिए ये सेफर साइड होगा, ठीक है। यहां पे अब बात करते हैं, तो यहां पे बात करेंगे कि आपने जैसे अपने सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो अब बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करके आप रेटेड करंट प्रोड्यूस कर सकते हो अपने सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो अगर आपने यहाँ पे बहुत कम वोल्टेज यानी कि आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर बहुत कम वोल्टेज इंड्यूस होकर के अगर आपका रेटेड जो करंट अगर प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि आपके प्राइमरी वाइंडिंग पे भी आप बहुत ही लो वोल्टेज अप्लाई करते हो जिससे आपको आपका रेटेड करंट मिल जाता है, तो वो जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज आपके जो आप जो अप्लाई करते हो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए वो आपके फुल लोड वैल्यू के 5 to 10% होता है। अब आपने अपने जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर है इसमें 5 to 10% आप वोल्टेज अप्लाई करके आप अपना रेटेड करंट प्रोड्यूस करवा देते हो। तो अब जब हम लॉसेस ऑफ एफिशिएंसी लॉसेस एंड एफिशिएंसी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें लॉसेस में जब हमने एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस पढ़ा था तो उसमें कांस्टेंट फ्लक्स मशीन के लिए हमने निकाला था कि जो आपका एडी करंट होता है और जो आपका हिस्टेरिसिस जो लॉस होता है ये दोनों के दोनों आपके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब अगर आपने फुल लोड वोल्टेज के 5 to 10% वोल्टेज अप्लाई किया है अपने फुल लोड करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो अगर आपका वोल्टेज रेटिंग 5 to 10% है तो आपका हिस्टेरिसिस और जो एडी करंट लॉस होगा वो भी बहुत ही कम होगा, जो नेग्लिजिबल हो सकता है, जिसको आप नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। तो उस कंडीशन पे जो आपका पावर मेजरमेंट कर रहा है वाटमीटर, यानी कि जो पीएससी आपका मेजर होगा वाटमीटर से, वो ऑलमोस्ट आपके ट्रांसफार्मर के फुल लोड कॉपर लॉस के इक्वल होगा, क्योंकि फुल लोड कॉपर लॉस दैट इज इक्वल टू फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू आर इक्विवेलेंट होता है। तो यहां पे आपने क्या किया, 5 to 10% वोल्टेज ही अप्लाई किया है और आपको आपका फुल लोड करंट मिल जा रहा है। तो इसलिए आपके जो कॉपर लॉस होंगे वो फुल लोड कॉपर लॉस होगा, बट जो आपका आयरन लॉस होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो यहां से जो आप जो वैल्यू मेजर करके दोगे वो आपका कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर होगा। अब अगर आपको इस जो टेस्ट जो हम कंडक्ट कर रहे हैं इससे अगर आपको तीनों क्वांटिटी मिल गया, अगर आपको पीएससी मिल गया, वीएससी मिल गया और आईएससी मिल गया। पीएससी हमें वाटमीटर से मिल जाएगा, वीएससी हमें जो है वोल्टमीटर से मिल जाएगा और आईएससी हमें एमीटर से मिल जाएगा। यहाँ एससी यानी शॉर्ट सर्किट है।
तो उस कंडीशन में आप अपने जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इक्विवेलेंट जो आपका इम्पिडेंस है वो आप आसानी से मेजर कर सकते हो। वो होगा ZSC इज इक्वल टू VSC अपॉन ISC। ये सिंपल ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू इम्पिडेंस। तो ZSC इज इक्वल टू VSC अपॉन ISC हो जाएगा। ये आपके इम्पिडेंस का क्या बता देगा? एम्पलीट्यूड बता देगा। लेकिन अगर हम इसके फेजर पे बात करें तो इसका जो एंगल होगा वो एंगल हमें कहां से मिल जाएगा? इसका हमें जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा cos इनवर्स PSC अपॉन VSC इंटू ISC से। ठीक है, तो अब यहां पे जो आपका जो ZSC है, जो आपका Z इक्विवेलेंट जिसको हम कह सकते हैं, जो आपका जो टोटल जो आपका जो ट्रांसफार्मर का जो टोटल इम्पिडेंस है जिसको हमने यहाँ पे ZSC से लिखा है, आप चाहो तो आप इसको Z इक्विवेलेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा ये Z इक्विवेलेंट है, उसको अगर आपने फेजर टर्म में लिखा है VSC अपॉन ISC, वो उसका एम्पलीट्यूड डिफाइन करेगा और इसका एंगल जो होगा वो होगा cos इनवर्स PSC अपॉन VSC इंटू ISC। तो यहाँ पे ये जो आपका जो Z इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है आपने पोलर फॉर्म में लिखा है, अगर आप इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो आपको R इक्विवेलेंट का वैल्यू बताएगा, प्लस इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपको X इक्विवेलेंट का वैल्यू बताएगा। यानी कि एक ही फॉर्मूले से आपको आसानी से आपका ट्रांसफार्मर का टोटल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने टेस्ट कंडक्ट किया वो क्यों किया? आपने टेस्ट कंडक्ट किया अपने ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस को डिटरमाइन करने के लिए, और यहाँ पे आप लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किटेड रखते हो, हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे आप अपने इक्विपमेंट्स पुट करते हो, आप अपने टेस्ट को कैरी करते हो हाई वोल्टेज साइड से। और यहाँ पे जो आपका जो रेटिंग जो आपका रेटेड जो पैरामीटर होता है वो आपका करंट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे कॉपर लॉस निकाल रहे हैं और फुल लोड कॉपर लॉस इज इक्वल टू I फुल लोड स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी कि या फिर Z इक्विवेलेंट से आप अपने कॉपर लॉस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ से आपको आपका टोटल कॉपर लॉस निकल जाता है। साथ ही साथ आपके जो सीरीज पैरामीटर्स हैं, सीरीज पैरामीटर्स कहने का मतलब R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट, वो भी आप इस टेस्ट से आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो। तो आपके बुक में बहुत सारे होंगे आपको R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट का डिटरमाइन करने के फॉर्मूले बताए जाएंगे, लेकिन ये जो मेथड है वो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। बहुत आसानी से आप यहाँ से अपना R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इस टेस्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किया कि हम क्यों करते हैं टेस्ट को, हाई वोल्टेज साइड पे ही आप इक्विपमेंट क्यों प्लेस करते हो, इन सारे से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो जस्ट हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने जो आपके शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे लिख दिया है, जिसमें पहला पॉइंट क्या है कि आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैरीड आउट किया जाता है फॉर एट रेटेड करंट फॉर डिटरमाइनिंग द फुल लोड कॉपर लॉस। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि आप क्या करते हो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, जो आपका जो इक्विपमेंट होता है वो आप प्लेस करते हो आप अपने हाई वोल्टेज साइड पे और लो वोल्टेज साइड पे आप शॉर्ट सर्किट करके रखते हो, क्योंकि आपका जो फुल लोड करंट ऑन हाई वोल्टेज साइड है वो लोअर होता है आपके फुल लोड करंट ऑन लो वोल्टेज साइड के। ठीक है, और ये आपके फिर से आपका जो इंस्ट्रूमेंट जो जरूरत पड़ता है वो लो करंट रेटिंग का होगा, यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंट चीपर होगा और सेफर होगा आपके ऑपरेटर्स के लिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आता है कि यहाँ पे चूंकि आप जो आपका जो करंट है वो रेटेड करंट है और वो आपका फुल लोड करंट है जो कि हाई वैल्यू होता है, तो इस कंडीशन में जो आप वाटमीटर यूज करते हो पावर मेजरमेंट के लिए, उसमें हम करंट जो कॉइल होता है आपके वाटमीटर में दो कॉइल होता है, करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल, जो कि आप को पढ़ाया जाता है मेजरमेंट में। मेजरमेंट में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको उसके एरर से एक पॉइंट डिस्क्राइब करके आपको बताया जाता है कि क्यों जब आपका जो लोड करंट होता है वो कम होता है तो आपका जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो आपके लोड के नजदीक होता है, और जब आपका
करंट रेटिंग ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में जो आपका जो आपका पोटेंशियल कॉइल होता है वो आपके लोड साइड पे होता है और आपका जो करंट कॉइल होता है वो आपके सोर्स साइड पे होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है कि फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वाटमीटर विथ लो इम्पिडेंस बर्डन ट्रांसफार्मर वी कीप करंट कॉइल ऑफ वाटमीटर अहेड ऑफ द पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको जो फुल लोड शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो फुल लोड करंट को सर्कुलेट करने के लिए आपको बहुत ही कम वोल्टेज की रिक्वायर्ड पड़ती है, जो कि आपके फुल लोड वैल्यू का 5 to 10% वोल्टेज ही होता है। तो इस केस में जो इस कंडीशन में जो आपके ट्रांसफार्मर में जो आपका कोर लॉस हो रहा होगा या फिर नो लोड करंट होगा, हम उसे नेग्लेक्ट करके चलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपके वाटमीटर का रीडिंग है हम उसे कंसिडर करते हैं कि आपके ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये थे आपके कंसेप्चुअल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके शॉर्ट सर्किट टेस्ट से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं कि कैसे आप किसी भी ट्रांसफार्मर पे जब आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो तो आप उससे जो अपने सीरीज पैरामीटर से यानी आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट का वैल्यू आप कैसे निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि विद द इंस्ट्रूमेंट्स connected on high voltage side the short circuit test reading for 50 kVA 2400 is to 240 volt transformer are 48 volt 20.8 ampere and 617 watt. Find the leakage impedance, effective resistance and leakage reactance for लो वोल्टेज साइड। यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है उसमें हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं और जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आपके हाई वोल्टेज साइड में आपने प्लेस किया, यानी कि लो वोल्टेज साइड आपका शॉर्ट सर्किटेड है। अब उस केस में जो आपको रीडिंग मिले हैं वो रीडिंग है आपका PSC इज इक्वल टू कितना है 617 वॉट। आपका जो वोल्टेज है VSC वो है 48 वोल्ट और जो आपको यहाँ पे जो करंट का वैल्यू है ISC दैट इज इक्वल टू 20.8 एम्पियर। ये 3 पैरामीटर आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट से मिल गया। अब बोल रहा है कि आपको इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस है और जो आपका लीकेज इम्पिडेंस है ये आपको हाई वोल्टेज साइड के लिए निकालना है। तो सबसे पहले तो जो आपका लो वोल्टेज साइड के लिए आपको निकालना है, तो आप जो टेस्ट कैरी कर रहे हो, जो आप इंस्ट्रूमेंट जो पुट कर रहे हो वो हाई वोल्टेज साइड में पुट कर रहे हो। तो सबसे पहले तो हम हाई वोल्टेज साइड के लिए बात करें तो हाई वोल्टेज साइड पे आपका जो Z इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा, अभी हमने देखा Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमने लिखा था VSC अपॉन ISC एंगल कॉस इनवर्स ऑफ PSC अपॉन VSC ISC। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम अपने वैल्यू को पुट करते हैं तो VSC आपका दिया हुआ है 48, आपका ISC दिया हुआ है 20.8 और एंगल में कॉस इनवर्स जो आपका PSC है वो है 617 अपॉन VSC 48 इंटू ISC 20.8। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो हमें वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2.31 एंगल 51.83 डिग्री। ठीक है, और ये मिलेगा हमें ओम में। ठीक है, तो अब यहां से जो हमें वैल्यू मिला Z इक्विवेलेंट का ये आपके पोलर फॉर्म में है। इसे अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्टली हमें R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर हम इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, रेक्टेंगुलर फॉर्म कहने का मतलब है कि अगर किसी भी पैरामीटर का वैल्यू दिया हुआ है, अगर मान लो कोई Z है उसका वैल्यू दिया हुआ है R एंगल थीटा में और इसको ये आपका पोलर फॉर्म होता है। जब आप इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हो तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लिखते हैं x प्लस JY में। तो जहां पे जो x होता है उसे हम लिखते हैं R cos थीटा से और जो y होता है उसे हम लिखते हैं R sin थीटा से। ये जो है आपको जब आप AC एनालिसिस करते हैं सर्किट थ्योरी में तो आपको ये वहां पे पढ़ाया जाता है कि आप किसी फेजर क्वांटिटी को कैसे पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उस केस में अगर हम देखें तो आप यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 2.31, ये आपके R का वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड का वैल्यू है और इसका अगर एंगल का कोसाइन फंक्शन निकालें
cos 51.83 डिग्री, तो ये आपके x का वैल्यू देगा, यानी कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू देगा। और प्लस j अगर आपने एम्पलीट्यूड में 2.31 में साइन 51.83 डिग्री से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको x इक्विवेलेंट का वैल्यू देगा, जो कि कैलकुलेट करने के बाद आता है 1.428 प्लस j 1.816 ओम। ठीक है, जहां पे आपका जो 1.428 है ये आपका R इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करता है और 1.816 है ये आपका x इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब लेकिन जो यहाँ पे आपने R इक्विवेलेंट या X इक्विवेलेंट निकाला या फिर जो आपने Z इक्विवेलेंट निकाला था ये आपके हाई वोल्टेज साइड पे है, बट क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको इन तीनों का वैल्यू निकालना है वो लो वोल्टेज साइड के लिए निकालना है। लो वोल्टेज साइड के लिए यानी कि अगर आप किसी भी पैरामीटर को हाई वोल्टेज साइड से अगर आप लो वोल्टेज साइड में जा रहे हो तो आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालना पड़ेगा। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ए निकालते हैं दैट इज इक्वल टू आपका वोल्टेज रेशियो यानी 2400 अपॉन 240 अगर निकाले तो आपको आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 10 मिल जाता है। अब अगर हम लो वोल्टेज साइड पे अगर इसे रेफर करते हैं तो आपका क्या होगा, तो अब अगर हम अपने पैरामीटर्स को अगर हम लो वोल्टेज साइड में अगर रेफर करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस केस में अगर हम Z इक्विवेलेंट निकाले एट LV साइड तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा Z इक्विवेलेंट अपॉन A स्क्वायर। तो Z इक्विवेलेंट का मैग्नीट्यूड क्या है 2.31 और इसमें अगर हम 10 का स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 23.1 मिली ओम। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें अपने R इक्विवेलेंट LV साइड के लिए तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा R इक्विवेलेंट अपॉन A स्क्वायर। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है 1.428 अपॉन 10 का स्क्वायर। तो जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 14.28 मिली ओम। और साथ ही साथ अगर हम इसका X इक्विवेलेंट LV साइड अगर हम करते हैं तो वो होगा X इक्विवेलेंट अपॉन A स्क्वायर। तो X इक्विवेलेंट जो होगा वो है 1.816 अपॉन 10 स्क्वायर। तो ये आपका निकल कर आ जाता है 18.16 मिली ओम। और ये आपका लीकेज इम्पीडेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू है फॉर लो वोल्टेज साइड। ठीक है, तो यहां से हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। So students, we have achieved our second learning outcome and I hope that you have understand it very well. So let's have a knowledge check.